एक हलवा टेस्ट आप लोगों ने दिया, एक अजीब सा वाहियात सा टेबल नजर आया बीच में आपको, पहले तो समझ ही नहीं आया वो कहना क्या चाह रहा है। जब समझ आ गया तो फिर टेंशन ये थी कि करना क्या है इसका, दिखाएं जी। ज्यादा सवाल तो नए वाले एरिया से रिलेटेड थे ना। आपने पेपर देखा, एमसीक्यूज तो हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम डिस्कस करते हैं सामने के सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक सेक्टर कंपनी बता दे, बता दिया, फिर आग लगा दी, आग लगा दी। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज, चले मैं इसको मैं यहां से कर लेता हूं, मेरे ख्याल में उससे हो जाएगा, डिवाइस सही है। डन, थैंक यू। Identify when a business is mandatorily required to be registered as a company or list down any 3 exceptions to A above। कब आपके लिए लाजमी है कि कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाए, उसकी कोई सी 3 एक्सेप्शंस बतानी थी। 20 से ऊपर अगर आप हो जाएं तो आपको, और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर होना ज़रूरी होगा, और 3 एक्सेप्शंस आपने बता देनी थी, कोई सी 3 अपनी पसंद की बता देनी थी। जब उन्होंने कहा एनी 3 तो फिर 4 ना बताएं, फिर अब ज़्यादा की तरफ ना जाएं जब उन्होंने ख़ास तौर पे महदूद कर दिया है कि 3 चाहिए। ज़्यादा लिखने पे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन वो थोड़ा सा माइंड ज़रूर करेंगे कि यार इसने ध्यान से ही नहीं पढ़ा, हमने ख़ास तौर पे कहा एनी 3। तो जहाँ वो आपको कह रहे हैं कि 3 बताओ तो वहाँ कोशिश करें कि ज़्यादा की तरफ बेशक ना जाएँ जब उन्होंने एक्सप्रेसली कहा। ये आसान था। अगर आप गौर से देखें, 3 और 5 8 नंबर की कहानी है, और 5 और 5 और 3 और 6 19 नंबर, 19 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आप कह रहे हैं टेस्ट अजीब सा था, टेस्ट मजेदार था। पॉइंट यही है कि कभी भी आपने सिनेरियो वाले सवालों को देख के इतना मरूब नहीं हो जाना कि आप पेपर की परफॉर्मेंस तबाह कर बैठे। 8 नंबर के सिनेरियो हावी हो गए और 19 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर। अब एक ऐसा था जिसमें 19 नंबर सीधे सीधे से हैं और 8 नंबर थोड़े टेढ़े हैं, देखेंगे तो पता लगेगा, फिलहाल टेढ़े हैं फर्ज करें। तो वो 19 नंबर हावी नहीं हुए और वो 8 नंबर हावी हो गए, और आपने बाहर निकल के कहा अजीब सा टेस्ट था। आई कैप में ऐसा नहीं करना। आई कैप में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे सवाल सीधे सीधे मिल जाते हैं, जनरली कम से कम 35 नंबर, कम से कम, और ये 40-45 तक भी चले जाते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सिंपल टाइप 1 सवाल होते हैं, टाइप 2 भी नहीं, सिंपल टाइप 1 सवाल होते हैं। पेपर में जाते ही सबसे पहले ऐसे सवाल ढूंढने हैं, उन्हें फड़का के रख देना है। शुरू के 1 घंटा 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में आइडियली आपके एमसीक्यूज और ये रट्टे वाले सारे सवाल हो जाने चाहिए। फिर आपके पास 40-42 नंबर का पेपर बच जाए और आप फिर सुकून से 1.5 घंटा पौने 2 घंटे खेलते रहें उसके साथ, सिनेरियोज ही सिनेरियोज। और सी लॉ के अंदर अक्सर सिनेरियो देखने में सिनेरियो लग रहे होते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो उन आधे सवालों में से फिर आपको सीधे सवाल मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ फनकारी शुरू की 1-1.5 लाइन की करनी होगी, बाकी सारा कुछ रट्टा चलेगा। चलेंगे। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो क्या ट्रीटमेंट हो रहा होगा एसेट्स का? अपने जैसे किसी और इदारे में 90 दिनों के अंदर जब आपको अगर लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो ट्रांसफ़र करने होंगे और इस चीज़ की आपको इतला देनी होगी रजिस्ट्रार को। 3 नंबर के लिए सीधा सीधा ठीक है। देखें 3 नंबर के लिए और आपको याद आ रही है तो लिख दें। अगेन वही बात है कि आपको जो जहन में प्रोविजन आ रही है आपने लिख दिया, फिर एक आध एक्स्ट्रा लाइन भी आ रही है जहन में। नंबर भी 3 है, डर लग रहा है कि पता नहीं जो लिखा है वो 2 नंबर के लिए काफ़ी था, पता नहीं आई कैप ज़्यादा तो नहीं चाह रहा था। अगर डाउट है, घबरा रहे हैं, लिख दें। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए होगा वो लाइन काट देंगे, माइनस में थोड़ी कर देंगे नंबर। तो कम और ज़्यादा में जब भी पेपर में कन्फ्यूज़ हो हमेशा ज़्यादा की तरफ जाए। ये बात आपको पास पेपर्स की वीडियोस में भी मिलेगी और बार बार मिलेगी, हर जगह मैं ये बात कर रहा हूँ कि कम और ज़्यादा का डाउट जब भी हो हमेशा ज़्यादा लिखें, क्योंकि पूरा पेपर में सोचते रहें कि पता नहीं वहाँ पूरा लिखना था या नहीं लिखना था। उससे बेहतर है कि उस वक्त वो 1 मिनट लगा दें, उस वक्त वो इजाफी जो लिखना है आपने लिख दें, और 1 मिनट भी नहीं लगता। जिसको याद हुआ वो होता है ना, अगली लाइन ऐसे ठक करके आप 30-35 सेकेंड में लिख के और अपनी जिम्मेदारी अदा कर देते हैं। तो कम और ज़्यादा में जब भी डाउट हो आपने हमेशा
ज़्यादा की तरफ जाना है। रट्टे वाले सवालों में शर्माना नहीं है, इन्होंने ही तो नंबर देने हैं। पेपर पास कराने में बहुत अहम किरदार है इनका। अगर 40 नंबर का पेपर उस तरह से आया और MCQs हैं, और इन 40 में से अगर आप 35 प्लस ले लेते हैं और MCQs के 15 में से आप 10 तक भी पहुंच जाते हैं, तो आप देखें तो सही आप कहाँ खड़े हैं। 35 जमा 10, आप 45 पे खड़े हैं। अब 1.5 घंटे का पेपर आपके पास मौजूद है अभी भी, और आप तसल्ली से हर सवाल में से थोड़े थोड़े से नंबर उठा सकते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ना, इनका हमेशा एहतराम करना है। पेपर में ये मेनली पास कराते हैं, क्योंकि सिनेरियो वाला सवाल अगर गलत समझ आया तो आप बिल्कुल ऑपोजिट तरफ चल पड़ेंगे। तो सिनेरियो वाले सवाल के लिए टाइम एंड पे निकालें जब आप दिमाग लगा सकते हैं, और जब ये खौफ ना हो कि वो ये रह गया। जिसने सवाल 1 और 2 से शुरू किया होगा ना, वो फंस गया होगा। तो दिस इज गुड कि आप सवाल 1, 2 से शुरू ना करें, आप वहां से शुरू करें जहां से आपको आता है। क्वेश्चन 3, फैजान एसोसिएट है जी। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इज एंगेज इन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। Fazan Associates intend to register itself as a limited company and would prefer that the word limited is not included in its name. फैजान एसोसिएट है, वो कुछ वेलफेयर रिलेटेड काम करना चाहते हैं और उनकी एक ख्वाहिश ये है कि वो लिमिटेड का नाम अपने नाम के एंड पे ना लगाएं। इन व्यूज ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट फैजान एसोसिएट वुड नीड टू कंप्लाई विद इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम SECP ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की शर्तें पूछी हैं। 6 नंबर की शर्तें, आप कहेंगे 4 पॉइंट से कहाँ मिलने हैं हमें 6 नंबर। असल में उसमें 1 पॉइंट में 12 बातें भी तो लिखनी होती हैं। तो ये आपकी याददाश्त का इम्तिहान था, उम्मीद है आपने इसमें, लेकिन 1 नंबर ज़ाया हो जाएगा उस बच्चे का जिसने फैजान एसोसिएट का तस्करा ही नहीं किया होगा। एग्जामिनर ने बड़े दिल से एक बताया कि एक इदारा है, उसका नाम फैजान एसोसिएट है, वो बड़े परेशान है, वो हैरान हैं कि उनको क्या करना होगा। ये टाइप 2 सवाल है। जवाब यकीनन सीधा सीधा सा है, लेकिन उसके शुरू में उसका थोड़ा सा अदब एहतराम करना ज़रूरी है, थोड़ा सा इस चीज़ का रिगार्ड करना ज़रूरी है कि बेचारों ने सिनेरियो बना के आपसे पूछा है। तो जब उन्होंने सिचुएशन बनाई है और आपको पढ़ते ही समझ आ गया कि रट्टे वाला सवाल है, तो सवाल के बीच में उन्होंने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट फैजान एसोसिएट वुड नीड टू कंप्लाई विद इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम SECP। तो कितनी खूबसूरत बात है कि आपने आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट, तो फिर यहीं से कर देंगे फैजान एसोसिएट वुड नीड टू कंप्लाई विद फॉलोइंग कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम SECP। पूरा जुमला वहां से उठाएं। यहां पे आपको दिखाऊं, उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द कंडीशन दैट फैजान एसोसिएट वुड नीड टू कंप्लाई विद, तो हम कहें फैजान एसोसिएट वुड नीड टू कंप्लाई विद फॉलोइंग कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम, ये SECP 2 दफ़ा वो हो गया जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई। ये SECP या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कमीशन फिर से रिप्लेस हो गया SECP से। तो वो SECP से आपको परमिशन चाहिए, तो क्या शर्तें होंगी, तो शर्तें सारी बताने वाले को शायद मिलेंगे 5 नंबर। 1 नंबर उसका ज़ाया हो जाएगा जिसने फैजान एसोसिएट का तस्करा नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, टाइप 2 में अपनी इंग्लिश नहीं लिखनी, रिक्वायरमेंट में से इंग्लिश निकालनी है। अपनी इंग्लिश लिखनी है सिर्फ टाइप 3 में। तो आप सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं टाइप 3 में कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और टूटी बजी इंग्लिश के साथ टाइप 1 टाइप 2 सारे सवाल कवर हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टाइप 2 सवाल सबसे ज़्यादा होते हैं सीलों में, टाइप 3 कम होता है। तो टाइप 1 टाइप 2 और MCQs मिला के हम कह सकते हैं कि पेपर 75 1 नंबर का आपके पास होता है, और इतने से पास भी हो जाता है बंदा। जिसको आता है उसको पूरे नंबर मिलते हैं, मैथमेटिकल मार्क्स हैं। इधर अच्छा ना लिखने के नंबर नहीं करते, या ये नहीं कि नहीं जी ये स्टूडेंट का थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा और बेहतर होता, थोड़ी ग्रामर और खूबसूरत होती तो और नंबर दे देते। आपने टू द पॉइंट अगर अपनी मतलब की बात बता दी है और वो लॉजिकली सही बात है तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। चलें जी आगे 2 प्यारे सवालों की तरफ। पहले 3 नंबर का सवाल, अ सेक्रेटरी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड ABC प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एक सेक्रेटरी ज्वाइन किया है। शी इन्फॉर्म्ड द CEO दैट मेंबरशिप ऑफ कंपनी हैज़ क्रॉस द मैक्सिमम नंबर प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट। और उसने कंपनी सेक्रेटरी ने CEO को बताया है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, जो कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर बताए हैं वो हम क्रॉस कर चुके हैं। CEO ने कहा अच्छा ज़रा डाटा दो, तो डाटा में नज़र ये आया कि इंडिविजुअल थे 34, जॉइंट शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 3 मिलियन शेयर्स 4 मेंबर्स ने इकट्ठे लिए हुए थे, 4 वो थे, और 14 थे कॉर्पोरेट मेंबर्स, यानी कि कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की। तो 14 जमा 34 जमा 4 जब टोटल किया तो 52 हो गया, और हम फंस गए कि कंपनियों का प्राइवेट कंपनी के नंबर तो 50 होते हैं।
अब सवाल आपसे एक छोटी सी बात जानना चाह रहा है कि क्या गिनती ऐसे करते हैं, जॉइंट शेयर होल्डर्स को एक काउंट करते हैं, वो 4 नहीं एक काउंट होगा तो ये गिनती 52 नहीं 49 पे चली जाएगी। अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन कंटेन इन कंपनीज एक्ट सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन गिवन सिनेरियो। गिवन सिनेरियो में क्या सोल्यूशन निकालेंगे जरा बताएं। सोल्यूशन कोई नहीं है, आप पहले बताएं कि कानून ये कहता है कि 50 मेंबर्स होने चाहिए एंड जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल काउंट करेंगे। इन दिस सिचुएशन 4 जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं जिनको हम सिंगल काउंट करेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 49, देयरफॉर मसला ही नहीं है। तो ये एक अच्छा प्यारा सा सवाल था जो लॉजिक पूछ रहा था। पेपर में लॉजिक वाले सवालों के लिए तैयार रहना है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन रट्टे वाले सवाल आपके सेवियर होते हैं, इनसे दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर एक अजीब सा वाहियात सा टेबल नजर आया है। मस्कमेलन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रिसर्च मैनेजर हैज प्रोवाइडेड यू द ब्रेकअप ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ फॉलोइंग कंपनीज। 5 कंपनियां इधर और 5 ही कंपनियां, 5 कंपनियां और अदर्स ऊपर। इस टेबल को पहले तो समझना है ये कहना क्या चाह रहे हैं। हर कंपनी के आगे लिखा हुआ है उसका शेयर कैपिटल और फिर आगे उसके हिस्से हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एप्रिकॉट लिमिटेड 10,000 शेयर्स हैं और 10,000 को 3 हिस्सों में टूट गया, 3,000, 3500 और 3500, और ऊपर लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एप्रिकॉट कंपनी लिमिटेड में कि 10,000 शेयर्स में से 3,000 CPL नामी शेयर होल्डर के पास हैं, 3500 DL के पास और 3500 EL। और ये जो एब्रीविएशन हैं ये आपको लेफ्ट पे देख के समझ आ गया होगा कि ये इन्हीं कंपनियों की एब्रीविएशन है। तो खूबसूरत सी बात है कि इन कंपनियों ने एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट की हुई है। नहीं, ये इसको सीखना पड़ेगा। ये 10,000 नजर आया और 10,000 के टुकड़े नजर आ गए, 3,000, 3500 और 3500, और इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके इधर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AL का 10,000 शेयर कैपिटल होगा, जिसमें से 3,000 ये वाले भाई साहब के पास होंगे, 3500 इनके पास होंगे और 3500। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 3 लाख शेयर्स हैं CPL के और ये सारे के सारे अदर्स के पास हैं। अदर का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो इन 5 कंपनियों का 5 कंपनियों से ताल्लुक देख रहे हैं। इस कंपनी के 50,000 में से 20,000 इसके पास है और अब ईच शेयर कैरीज 1 वोटिंग राइट। उन्होंने कहा ऐसी कन्फ्यूजन ना हो कि आप कहेंगे हो सकता है शेयर्स ज़्यादा हों लेकिन वोटिंग पावर ना हो, तो ये जुमला दे दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सवाल बड़ा खूबसूरत है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबव टेबल आइडेंटिफाई विच कंपनीज आर इन होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप, गिव रीजन ऑल्सो। इनमें से कौन सी कंपनियां होल्डिंग और सब्सिडरीज हैं और आपने रीजन भी देनी है। तो ये एक प्यारा सवाल था। अगर ये चीज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी जाती तो आपके लिए आसान था, टेबल बना दिया तो आप एम ही परेशान हो गए। चलें, एप्रिकॉट लिमिटेड कोई कंपनी इसकी होल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो एप्रिकॉट की होल्डिंग कोई नहीं है। और एप्रिकॉट ने कहां कहां खरीदे हुए शेयर्स, पहले तो देख लेते ना। एप्रिकॉट की होल्डिंग कोई है? कोई होल्डिंग नहीं है। किसी भी कंपनी के पास एप्रिकॉट के 50% ज़्यादा शेयर्स नहीं है। और एप्रिकॉट के पास किस किस के शेयर्स हैं? एप्रिकॉट की लाइन में आते हैं 10,200 किसके? बेरी प्राइवेट लिमिटेड के। और 10,200 आउट ऑफ 20,000 50% क्रॉस कर जाता है। तो मैं कहूँगा कि AL होल्डिंग है BPL की। तो एक रिलेशन मुझे समझ आ गया। AL का और कोई रिलेशन नहीं समझ आया पूरी डायग्राम में। जी जी एक मिनट अभी तो हम AL को लेके चले हैं ना, अभी तो सादा सादा कहानी चल रही है। पहला रिलेशन हमें नजर आया है कि AL 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि AL ने BPL को सब्सिडरी बना। अपेरेंटली इस वक्त हमारे पास AL की कोई होल्डिंग कंपनी सामने सामने से नजर नहीं आ रही। फिर मजीद पेचीदा उसमें आते हैं। एक दफ़ा इन सबका सिंगल रिलेशन वो निकाल लें, फिर देखते हैं कि कौन किसकी होल्डिंग किसकी सब्सिडरी, तो शायद उसके साथ मिलके भी कुछ आ जाए। सेकंड BPL,
इतने शेयर्स एएल के पास हैं और बाकी थोड़े थोड़े शेयर्स हैं बाकियों के पास, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बीपीएल एएल की वो हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। अब बीपीएल की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, किसी में इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब है ये अभी तक ये रिलेशन हमें सामने सामने से नजर आ रहा है। फिर कम्प्लेक्स रिलेशन की तरफ जाएंगे कि किसने किसके साथ मिलकर कितने कितने खरीदे हुए हैं। अभी तक हमें होल्डिंग सब्सिडी एक ही कंपनी नजर आई है, एएल और बीपीएल। फिर बाद में देखेंगे कि कलेक्टिवली क्या मामला आता है। सीपीएल 3 लाख शेयर्स अदर्स के पास है, तो सीपीएल का कोई होल्डिंग नहीं है। अब सीपीएल की कोई सब्सिडरी है या नहीं, सीपीएल को देख लेते हैं। 3000 आउट ऑफ 10,000 नहीं बना, 2000 आउट ऑफ 20,000, 288 आउट ऑफ 4 लाख बन गया। सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की, सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की। तो डीएल को इसने सब्सिडरी बना के रखा हुआ है, ये नहीं कि बल्कि इसको मैं यूँ लिख देता हूँ कि ये सब्सिडरी और ये होल्डिंग, ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी, सामने सामने के रिलेशन अभी यही नज़र आ रहे हैं। फिर देखेंगे सब्सिडरियों की सब्सिडरियाँ और सब्सिडरियों के साथ मिला के क्या मामला है। जी यहाँ पे कोई बात क्या कर सकते हैं? हाँ, आप रफ वर्किंग नीचे कर सकते हैं, सबसे आखिरी सफ़े पे भी जाके कर सकते हैं जो आपकी शीट का है, उसके ऊपर टाइटल दे दें रफ वर्किंग, और जिस जगह आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं उसके नीचे भी आप रफ वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल में उन्हें पता है कि जो उन्होंने बताया है ये ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ लिखत पढ़त करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है टेबल देखती बंदा नहीं कह सकता हाँ ये उसकी और चलो जी डन हो गया मामला। सीपीएल समझ आया। अब बात करते हैं डीएल। डीएल की एक होल्डिंग बन रही है, सीपीएल वो हम लिख चुके हैं, ऐसे ही है। अच्छा, डीएल ने कहाँ कहाँ खरीदा हुआ है? 3500 कोई फर्क नहीं पड़ता, 3800 कोई फर्क नहीं पड़ता पेरेंटली, 30,000 आउट ऑफ डीएल होल्डिंग बन गई ईएल की, डीएल होल्डिंग बन गई ईएल की, ये होल्डिंग हो गई और ये। अभी पहले सीधे सीधे रिलेशन देखते हैं। आखिरी वाली ईएल, ईएल में इन्वेस्ट किया हुआ है इसने और डीएल ने, डीएल वाला रिलेशन हम बता चुके हैं। अब देखते हैं ईएल ने कहाँ का इन्वेस्ट किया हुआ है। 3500 आउट ऑफ 10,000 बात नहीं बनी, 4,000 आउट ऑफ 20,000 बात नहीं बनी, सीधा सीधा 1-1 रिलेशन हमने लिख दिया। अब आके मजीद इधर देखते हैं। एएल और बीपीएल दोबारा कहीं नजर नहीं आ रहे, सीपीएल डीएल और डीएल ईएल। सीपीएल होल्डिंग है, सब्सिडी कौन है? डीएल, और डीएल होल्डिंग और सब्सिडी, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहाँ सीपीएल होल्डिंग बन गई ईएल की, कौन से रूल से? सब्सिडरी की सब्सिडरी। अच्छा, अब किसी को सब्सिडरी बनाने का तरीका खुद और सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट मिला के 50% से ऊपर हो जाए, तो इस वक्त हमारे पास एएल की सब्सिडरी कौन कौन है? बीपीएल। तो अगर इन्होंने दोनों ने मिला के 50% शेयर्स खरीदे हुए होंगे तो वो भी सब्सिडरी बन जाएगी। सीपीएल की सब्सिडरी कौन सी है? डीएल और ईएलबी, इन्होंने मिला के खरीदे हुए हों, या डीएल और ईएल ने, डीएल और ईएल भी होल्डिंग सब्सिडरी हैं, इन्होंने मिला के, यानी इस ब्लॉक ने मिला के 50% से ऊपर खरीदो, इस ब्लॉक ने मिला के खरीदो, या इस ब्लॉक ने मिला के खरीदो, तो भी बन जाएगी। चलें अब इस तरफ देखते हैं, एएल और बीपीएल ने मिला के कहीं पे क्या आतंक मचाई हुई है। एएल और बीपीएल ने मिला के कुछ भी नहीं है, मिला के 50% से ऊपर है, ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मिला के इनका और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब मजीद उस वाले रिलेशन में तो और होल्डिंग सब्सिडी नजर नहीं आ रही। डीएल और ईएल मिला के देखें, डीएल और ईएल ने मिला के क्या क्या किया हुआ है। डीएल और ईएल, डीएल के पास 3500 शेयर्स, ईएल के पास, दोनों के पास मिला के 7,000, तो दोनों ने मिला के एएल के 50% ज़्यादा शेयर्स खरीद लिया। बात समझ आई?
तो AL सब्सिडरी हो गई DL की। DL ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके मोर देन 50% शेयर्स किसके ले लिए? AL के। तो इसका मतलब है DL इधर आ गया, DL की सब्सिडरी हो गई AL, जिसकी सब्सिडरी BPL, और DL CPL की भी सब्सिडरी है। तो CPL होल्डिंग बन गया। आप देख रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग सवाल था कि 5 नंबर क्या बेचते हैं इस सवाल के आगे। सिर्फ डायरेक्ट सब्सिडरी कैसे बनते हैं वो रूल आपको पता होना चाहिए। अभी तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का रूल बीच में नहीं आया, 2 ही रूल चल रहे थे, सब्सिडरी की सब्सिडरी वाला, या आप किसी को अपनी सब्सिडरी खुद के 50% या विद अदर सब्सिडरीज मिला के 50% अगर आप ले लें। अगले लेवल पे जाएं, CPL, DL और EL ने मिला के, CPL, DL और EL ने मिला के, लो जी AL तो CPL की सब्सिडरी बन गई, ये नहीं बनी, BPL नहीं बनी, DL भी बन गई, और ये पहले से ही थी, नहीं थी। AL की सब्सिडरी वो नहीं थी, नहीं सॉरी, CPL की सब्सिडरी थी वो DL, चलो ये तो पहले से बचत हुई थी। और यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नया रिलेशन बीच में ऐड हुआ, वो कौन था? AL सब्सिडरी है DL की। तो अब इस सारे को ड्रॉ करें, CPL सबसे ऊपर है, CPL से ऊपर तो कोई नहीं है, CPL सबसे ऊपर है। CPL की सब्सिडरी कौन है? सिर्फ DL है या कोई और भी है? DL, और DL की सब्सिडरी EL। AL किसके अंडर आता है? DL के अंदर। और AL के अंदर आता है BPL। एक ही कंपनी बची बेचारी, वो कौन सी कंपनी है? 5 कंपनियां थी। डेफिनेशन का 1 नंबर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या पहले बता दें, कोई सब कंपनी किसी दूसरे को सब्सिडरी 2 तरीके से, मतलब 2-3 तरीके से बता सकती है। अब इसमें तो वो डायरेक्टर वाला रूल ही नहीं था, तो आपके लिए एक ही रूल रेलेवेंट था, 50% से ज़्यादा मिला के। और उधर क्या था, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी होती है। तो ये सारी कंपनियां आपस में एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी बन गई। नमस्ते का सवाल, अगर आपको किताब मिली होती तो आपको मैं बताता। किताब मिलना शुरू हो गई है ना, देखा है। किताब के एंड पे रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर दिया हुआ होता है, मॉक के तौर पे। रीसेंट अटेम्प्ट के पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 था ये। लेकिन वो IQ वाले थे, वो इतने जालिम नहीं थे, हम थोड़े जालिम ज़्यादा होते हैं। उन्होंने बस 2 कंपनियों के आपस में रिलेशन पूछे थे। उन्होंने DL और BPL का रिलेशन पूछा था आपस में, DL और BPL का रिलेशन पूछा था। दूसरा उन्होंने CPL और AL का रिलेशन पूछा था, CPL और AL का रिलेशन पूछा था। और इस सवाल के नंबर थे 8। तो मैं आप लोगों को बहुत ऊपर काउंट करता हूँ, तो हमने उसमें से वो वाली कंपनियां गायब कर दी। हमने कहा सारी कंपनियों से रिलेशन, ताकि आपका भाई देखें 5 में से 4 के तो इन्होंने भी पूछ लिए, तो ये सब फनकारी तो करनी ही पड़नी थी, इतनी मेहनत तो करनी थी। तो मैंने सोचा जब इतनी मेहनत करें तो आपको अच्छा लगे कि आपने सारी कंपनियों से रिलेशन बता दिया, ठीक है। तो ये रीसेंट पेपर से आइडिया उठाया, अच्छा सवाल था, मज़े का सवाल था, लोग इससे लड़ते रहे थे काफ़ी देर वहाँ एग्जाम में भी। तो मैंने सोचा कि अगर हमारे वो बच्चे जिन्होंने अभी चैप्टर 1 किया है,
अगर वो इस लेवल के सवाल को टक्कर मार सकते हैं, जो आई कैप उन लोगों से पूछ रहा है जो अच्छी तरह से रिवीजन करके बैठे हैं, पूरे सिलेबस पे ग्रिप है, आगे तक के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो अगर वो बच्चे इसको कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं या नहीं। और आप लोगों ने सवाल को करते हुए पता नहीं किस लेवल तक आप पहुंचे। सादा सादा लेवल तक तो पहुंचना आसान था। ये जो ये 3-4 रिलेशन है ये तो आसान थे, लेकिन जो एक अगला लेवल था ना कि किसी और के साथ मिलके 50%, यहाँ तक जो पहुंचे होंगे वो कमाल लोग होंगे। तो इसमें से 2.5 नंबर से 3 नंबर लेना सबके लिए आसान था। ऊपर के 2 नंबर के लिए आपको इजाफी काफ़ी मेहनत करनी थी। था ना मज़े का सवाल? लें जी। तो फिर ये डीएल और बीपीएल का आपस में क्या रिलेशन हुआ? होल्डिंग और सब्सिडरी। किस रूल से? कि डीएल ने अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके बीपीएल में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ऐसे ही था ना, हमने कुछ ऐसे ही रूल निकाला था? नहीं, सब्सिडरी की सब्सिडरी, तो ये सब्सिडरी की सब्सिडरी वाले रूल से आ गया था। और जो दूसरा रिश्ता था सीपीएल और एएल वाला, वो इधर नजर नहीं आ रहा। सीपीएल और एएल वाला, सीपीएल ने अपने सब्सिडरीज के साथ मिलके शेयर्स खरीदे हुए थे एएल के। तो ये अचानक से किताब मुझे नजर आई, तो ये भी आपको पैगाम मिल गया। ऑनलाइन वालों को डिस्पैच होनी शुरू हो गई है गालबन, और फिजिकल वालों को मिल रही है। मेरे आप लोगों ने किसी जगह पे जाके लेना होता है शायद, तो आपने बस जाके उन्हें बता देना है और आपको किताब जो है वो मिल जाएगी। तो ये था एक खूबसूरत सा सवाल जी। बुक का कलर चेंज हो गया है? बुक का कलर दोबारा वही है? नहीं, क्या मतलब? पहले वाले रंग का क्या ताल्लुक? आपके पास तो थी नहीं पिछली किताब। अच्छा, ये रंग खूबसूरत नहीं लगता भाई? लॉ है, खुश सा रंग होना चाहिए। ठीक है जी। असल में ये मेरे कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। ये जो है वो छप रहा है, किस तरह का कागज़ है, क्या प्राइसिंग, ये वो पब्लिशर भाई जानते हैं, और फिर पब्लिशर भाई इनके साथ रब्ता करते हैं कॉलेज से, ये आपस में कोई जो है वो इसी तरह का कोई लंबा चौड़ा सा कम्प्लेक्स सी वो ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं, और फिर तो मेरा इसमें दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ना ये किताबें मैं छापता हूँ, ना मैं इसमें रॉयल्टी लेता हूँ। ये किताबें मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने कम से कम कीमत में रखनी है। और जब वो पास पेपर्स की किताबों में कम कीमत नहीं रख पा रहे थे, तो वो हमने खुद छापनी शुरू कर दी, और वो अच्छा खासा अजियत वाला काम है। और ये किताबें भी आप लोगों को फ्री मिल रही हैं। जब बच्चे जब शोर मचाएंगे कि ये बहुत महंगी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको भी हम ही छापना शुरू कर दें। अभी बच्चे नहीं शोर मचा रहे, क्योंकि ये भी मार्केट वालों से शायद सस्ती है। कितनी इस पर लिस्ट प्राइस कितनी आ रही है? आपके तो लिस्ट प्राइस भी नहीं होगी। हाँ, ये किताब भी 2 अलग अलग कवर्स में अवेलेबल है। स्कैन वालों के लिए अलग से कवर लगता है जिस पे स्कैन की मशहूरियाँ और वो आप कहाँ से वीज़ा लगवा सकते हैं और क्या। इसके पीछे इनका सेंट्रल एडमिशन ऑफिस है, अबू बकर कैंपस, शेरशाह कैंपस, और कॉर्पोरेट कोर्सेज वीज़ा कंसल्टेंसी, सारी मशहूरियाँ दी हुई हैं। तो ये आपके कॉलेज के मतलब उस पर छापी जाती है। कॉलेज फरमाइशी प्रोग्राम पे अपना टाइटल लगवाता है इस पर जी। तो बात समझ आई? इस किताब के साथ आपको एक और किताब कहा है उन्होंने दे दी है, पास पेपर्स की किताब। इसमें इजाफी तौर पे एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम, पास पेपर सारे अरेंज हुए हुए हैं। ये वो सस्ती किताब है जो हमने छापी। इसके पीछे लिस्ट प्राइस आ रही होगी, ये 200 रुपये की होती है और ये 150 की मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा कारनामा था कि हमने एक बड़े साइज़ की किताब को सस्ते में अवेलेबल करने की कोशिश की। टेस्ट समझ आ गया? सच्ची सच्ची बताएं, ये सवाल इतने लेवल तक जाके, ये सारे रिलेशन तक कितने लोग पहुंचे? चलें, एक आखिरी जो ये वाला ताल्लुक था, आखिरी वाला ताल्लुक छोड़ के अगर देखें तो कुछ ना कुछ मुनासिबात खड़े होने शुरू हुए। तो ऐसा सवाल पेपर में छोड़ देना चाहिए, ऐसा सवाल सबसे आखिर में करना चाहिए। जितना टाइम मिले उससे जितना लड़ सके उतना लड़ें। इस सवाल में 3 नंबर लेना आसान था, 5 लेना आसान नहीं था। 5 नंबर लेने के लिए ऊपर इजाफी 2 नंबर लेने के लिए ना 20 मिनट की वर्किंग थी। तो पेपर में ये डिसीजन भी लेना होता है कि अगर एक सवाल बहुत ज़्यादा गहराई में उतरता जा रहा है और आपको समझ आए कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, उस सवाल का सामने का बेसिक लेवल कंप्लीट करें और भाग जाएं उस सवाल से, अपने बाकी सवालों को टाइम दें। वापस वक्त मिला तो वो 2 नंबर इजाफी लेने के लिए आए, लेकिन वो 2 नंबर आपके पेपर का 20 मिनट ना खा जाए। डन? तो ये
ओवरऑल जो है वो हमारी डिस्कशन थी। अब हम आगे अपनी पढ़ाई की तरफ वापस जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा नेम्स, ऐसे ही है, कुछ नाम मना है, हाँ जी, नेम्स के अलावा तो नहीं हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। कुछ नाम सिरे से मना है, वो जो सिरे से मना है वो लिस्ट आप लोगों ने देखी, और उस लिस्ट में से क्या मैं आपसे पूछने की कोशिश कर सकता हूँ? हाँ जी, कोई से 5 मसले बता दें जो मना हो, कैसे नाम नहीं रखे जा सकते? सिमिलर नाम ना हो, नहीं वो तो फिर नीचे वाला मसला है। एसोसिएशन वाले पे तो वो होता है ना, एससीसीबी से पूछ के रखे जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कौन से नाम रख ही नहीं सकते। आपने कहा सिमिलर नाम ना हो, अच्छा, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट ना कर रहा हो, ऑफेंड ना कर रहा हो, तकलीफ ना पहुंचा रहा हो। साथ वाले भाई, पैट्रनेज वाला तो एससीसीपी वाले उसमें आता है। ऊपर की रिस्ट्रिक्शन अलग है, नीचे वाली अलग है। जो सिरे से बैन है वो अलग है। आइडेंटिकल ना हो, अब रिजेंबलिंग, आइडेंटिकल, मिलता जुलता और सेम, ये दोनों मना है, तो ये 2 अलग पॉइंट्स बन गए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करने वाली बात भी हो गई, 3 हो गए। और जी, डिसेप्टिव ना हो, इनअप्रोप्रिएट ना हो, अनडिजायरेबल ना हो, उनके मुताबिक अजीब सा ना हो। वर्ड्स और एक्सप्रेशन वो वाले ना हो जो उन्होंने खास तौर पे कहा है कि भाई नाम में इस तरह से चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो एक लिस्ट दे दी कि ये वो नाम हैं जो सिरे से रखे जा ही नहीं सकते। फिर एक सेकंड लिस्ट है जो रख सकते हैं, कब? अगर एससीसीपी अप्रूवल दे दे। इन नामों में कोई पैट्रनेज, कनेक्शन, कोई ताल्लुक नजर आता है? किस किस से ताल्लुक? हेड ऑफ स्टेट, पाकिस्तान का हो या बाहर का हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, हेड ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या इनका कोई इदारा, या इनके इदारों का कोई इदारा, एजेंसी, कोई इस तरह की कोई अथॉरिटी। जी, वो कंपनियां जो कि इनके अंडर आती हैं। और एनी अदर बिजनेस जिसमें लाइसेंस रिक्वायर होता हो, वो वाला। फॉरेन बॉडीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मुदारबा जो कि मतलब लाइसेंस हो या मुदारबा, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल से नहीं पढ़ा, मुदारबा के लफ्ज़ को हमने थोड़ा सा होल्ड कर लिया था कि तसल्ली से पढ़ेंगे। नेम की रिस्ट्रिक्शंस में ऊपर वाली, नीचे वाली, दोनों तरह की रिस्ट्रिक्शन में कोई सवाल, कोई बात जो नहीं समझ आई? ऑल क्लियर? पक्का? फिर नाम अगर आपने अच्छा चूज किया तो आप उसको अपने पास सेफ भी करवा सकते हैं, रिजर्व करवा सकते हैं। कितने दिनों तक? 60 डेज। और अगर आपने झूठ बोला है, खामखा किसी को गलत इन्फॉर्मेशन जमा कराई है, जुर्माना वगैरह होगा। और वो सारा आपकी कंपनी अगर उस गलत नाम से रजिस्टर हो गई है, वो नाम हटा देंगे। नेम से रिलेटेड हमने लास्ट डे जो कुछ भी पढ़ा था उसमें कोई कन्फ्यूजन? क्या चीज़? डिसेप्टिव, आपका नाम अगर धोखा दे रहा है। याद है मैंने एग्जांपल दी थी इसकी कुछ, कि आपका नाम लोगों को बता रहा है कि आप सीमेंट सेक्टर से हैं, जबकि आप तो मैन्युफैक्चरिंग इसकी कर रहे हैं, फर्नीचर की कर रहे हैं। नाम से लग रहा है कि आप फूड सेक्टर में हैं, जबकि असल में तो आप गारमेंट्स के अंदर है। तो आपका नाम अगर धोखा दे रहा हो, बाहर लिखा हो स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, अंदर सैनमा लगा हो, तो ये तो लोगों के जज्बात मजरू हुए ना, कि वो नाम से जो सेक्टर फील हो रहा था कि अकाउंटिंग का कोई स्कूल, कोई पढ़ाई का इदारा होगा, और अंदर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इदारा था। तो नाम धोखा ना दे। धोखा देने से मुराद ये है कि लोगों को कंफ्यूजिंगली ये ना फीलिंग दे के ये फलाना सेक्टर है। जी, ये जो स्कूल कॉलेज रजिस्टर होते हैं उसके साथ, बोर्ड्स के साथ, उनको लाइसेंस लेना होता है। फिर ये जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं, सेक्शन 42 वाले, इनको लाइसेंस लेना होता है। इवन बैंकिंग कंपनियों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस देना होता है। तो बहुत सारे इस तरह के इदारे होते हैं जिनको कोई ना कोई लाइसेंस लेना होता है। तो उनका नाम रखने से पहले एससीसीपी उन इदारों से पूछता है जिन्होंने लाइसेंस देना है कि हाँ भाई, क्या ये लोग ये नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हाँ, यानी कि वो उनको लाइसेंस मिलेगा ही जब इदारा बनेगा। इदारा कब बनेगा? जब नाम सेलेक्ट होगा। नाम के ऊपर आपने रफड़ डाल दिया कि भाई आपने ये नाम, आपने कहा जी वो फलाना बैंक,
तो उन्होंने कहा जी बैंक तो सिर्फ बैंकिंग वाली कंपनियां कर सकती हैं। उन्होंने कहा हाँ तो हमने बैंकिंग कंपनी तो बनानी है, हम उसी का तो लाइसेंस ले रहे हैं, तो बस स्टेट बैंक से कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई ये इन्होंने आपसे इस तरह से कहा है, हमें इस पे एनओसी भी दे दें। जी नेम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, नेम से रिलेटेड हम जो सारी बातें पढ़ते जा रहे थे, रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम, एप्लीकेशन, रिजर्वेशन का कोई कन्फ्यूजन नेम से रिलेटेड। अगर इनको गलत लगता है और इन्होंने मना किया हुआ है, दो बातें हैं, अगर तो वो लाइसेंस एक्टिविटी और इनसे पूछें और ये इजाज़त दे दें तो ओके है, लेकिन अगर ये उन नामों की लिस्ट में जो उन्होंने मना किया हुआ, मैं आपको बताऊं हमारे सिलेबस में नहीं है, एक ऐसा रो है जो कि 3-4 सफ़े तक एक लिस्ट ऑफ नेम्स देता है कि कौन कौन से नाम मना है। वो कहते हैं बैंक का नाम हरगिज़ नहीं रख सकता वो इदारा जो बैंक ना हो। तो बैंक का नाम उस लिस्ट में है जो लिस्ट हमें बताई नहीं गई, बस उन्होंने कह दिया वो नाम जो SECP मना करते हैं। देखिए ना, ए कंटेनिंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन नोटिफाइड बाय, आपके नाम में अगर वो वर्ड्स हों जो SECP ने बताए हुए हैं, अब हमारे सिलेबस में नहीं है वो वर्ड्स, तो पेपर में ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो एक नाम लिखिए और हम समझ जाएं। अगर उन्होंने नाम लिखा और हमें नहीं पता लग रहा तो हम कहेंगे कि अगर ये नाम मना किया हुआ है तो नहीं रखा जा सकता, और अगर मना नहीं किया हुआ तो हम रख सकते हैं, क्योंकि वो जो वो लंबी चौड़ी सी लिस्ट है शुक्र है वो सिलेबस में नहीं है। जी ऑल क्लियर? एक स्टेप आगे चलें। अब बदलना है हमने नाम। नाम बदलने का क्या क्या तरीका हो सकता है? नाम में रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है और वॉलंटरी चेंज भी हो सकती है। नाम चेंज करना है। नाम इसलिए चेंज करना है कि दिल कर रहा है, या इसलिए चेंज करना है कि तसहीह करनी है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपने टॉपिक पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स की दुरुस्तगी। रेक्टिफाई करने का मतलब है कि आप अपने नाम को ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। तो नाम को दुरुस्त करना है तो प्रोसेस अलग है, और नाम अपने शौक से चेंज करना है तो प्रोसेस अलग है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप एक गलत नाम से रजिस्टर हुए हुए हैं, तो आप रजिस्ट्रार को बता दें। क्यों? ये कैसे हो सकता है कि आपका नाम गलत हो जाए? आपने शुरू में ऐसा रखा था जो हेड ऑफ स्टेट का नाम नहीं था, अचानक से हेड ऑफ स्टेट उस नाम के आ गए जो आपके नाम वाला है। या नाम रखा और नाम रखने के बाद कुछ अरसे चलने के बाद आपको एहसास हुआ कि नाम में एक स्पेलिंग मिस्टेक आ गए हैं, जो उस वक्त नोट नहीं किया, लेकिन अब ध्यान दिया कि ओहो ये तो नाम गलत हुआ है। तो अगर कंपनी खुद चाहती है तो वो भी अप्लाई कर सकती है, और अगर उसकी किस्मत खराब हुई और रजिस्ट्रार को एट एनी गिवन टाइम पता लग गया कि कंपनी गलत नाम से रजिस्टर हुई है, तो रजिस्ट्रार कंपनी को नोटिस भी जारी कर सकता है। यानी ये काम अपनी पसंद से भी आप कर सकते हैं कि रजिस्ट्रार से कि हम अपना नाम ठीक करना चाह रहे हैं, अप्लाई कर दें। और ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार देखिए कि कंपनी के नाम में कोई गड़बड़ है तो रजिस्ट्रार कंपनी को नोटिस दे और कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाए। ये क्या होती है? सुनवाई का मौका दिया जाएगा, कंपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अगर रजिस्ट्रार कहे नहीं अब आपको नाम चेंज करना होगा, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। कंपनी के डायरेक्टर्स नाम चेंज करेंगे और नया नाम जो है उसके लिए अप्लाई कर देंगे। कौन चेंज करेगा? डायरेक्टर्स, मेंबर्स नहीं करेंगे। क्योंकि कंपनी को कहा गया कि नाम चेंज करो, तो अब मेंबर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। नाम में जो गलती थी वो रजिस्ट्रार के कहने पे आप ठीक कर देंगे। अगर खुद भी पता लग गया और आपने जाके भी रजिस्ट्रार से कह दिया, तो भी डायरेक्टर्स आर द अथॉरिटी जो नाम चेंज करेंगे। और अगर कंपनी अपनी खुशी से कुछ लॉन्ग टर्म मकासद के लिए अपना नाम अपने पसंद से चेंज करना चाह रही है, तो फिर क्या होगा? फिर एक मज़े की कहानी है, उसको हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन एक ख़ास करारदाद होगी। जैसे नहीं आप सुनते कि जी फलाना चीज़ के लिए तो असेंबली की इतनी अक्सरियत चाहिए,
2/3 अक्सरियत चाहिए, इतनी अक्सरियत चाहिए जिससे वज़ीर आज़म बना सकते हैं, जिससे फलाना वो कर सकते हैं, तो कभी कभी आपको नॉर्मल से ज़्यादा अक्सरियत चाहिए होती है। कंपनी लॉ में स्पेशल रेजोल्यूशन तब कहते हैं जब आप 75% मेजॉरिटी से अप्रूवल ले लें। कंपनी अपना नाम अपनी खुशी से चेंज करना चाह रही है, कंपनी को करनी पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? एक ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें हाजरीन का 75% कम अज़ कम 75%, जिसको कानून की ज़बान में 3/4 अक्सरियत कहते हैं, 3/4 मेजॉरिटी। 3/4 अक्सरियत अगर ओके करेगी तो वो चीज़ पास होगी। अब सवाल ये है कि 3/4 कंपनी की अक्सरियत या हाजरीन की अक्सरियत? हाजरीन की अक्सरियत। कंपनी में है 1000 मेंबर्स, आपने सबको खत भेजा, मीटिंग में पहुंचे 100 लोग। जो 100 लोग मीटिंग में आए हैं उनको 100% काउंट करेंगे। इनमें से 75%, 3/4 ने अगर कह दिया है कि नाम चेंज कर लेते हैं तो नाम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि मीटिंग में लोगों को बुलाना है। अब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो फिर रूल क्या है? रूल ये है कि 21 डेज नोटिस देना है। 21 डेज बिफोर आपने नोटिस देना है। ये कंपनी के जो बड़े हैं, यानी कि कंपनी के जो चलाने वाले हैं, जो मैनेजमेंट है, यानी कि डायरेक्टर्स और उनके साथ जो पूरा सिस्टम है, वो तमाम मेंबर्स को 100% मेंबर्स को खत भेजेंगे। उस नोटिस में उन्हें कहेंगे कि आज से इतने हफ्ते, इतने दिनों के बाद एक अहम मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में आए और अपनी रेजोल्यूशन वो करें। इसमें आप अपनी इंटेंशन उन्हें बताते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि हम आपको इसलिए बुला रहे हैं कि हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने लगे हैं, ताकि उन्हें एहसास हो। अगर एक मेंबर खुद नहीं आ सके तो कम से कम अपनी प्रॉक्सी रवाना कर दे। प्रॉक्सी का क्या मतलब है? किसी दूसरे मेंबर को बता दे कि तुमने मेरी जगह वोट डाल देने हैं, और कंपनी को बता दे कि मेरी जगह फलाना शख्स आके वोट डाल देगा। कुछ कंपनियों में पोस्टल बैलेट की ऑप्शन भी मौजूद होती है। आप मीटिंग में नहीं आ पा रहे, आप खत में अपना ओपिनियन लिखें, अपना वोट डालें और कंपनी सेक्रेटरी के नाम पर रवाना कर दें, वो आपके वोट को कंसिडर कर लेगा। तो जितने लोग मीटिंग में खुद आ गए, जितनों ने प्रॉक्सी को भेज दिया, जितनों ने पोस्टल बैलेट भेज दिए, या जो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी तरह से मीटिंग को अटेंड कर लिया, दूसरे शहर में बैठे थे, अपने शहर से उन्होंने जूम मीटिंग या किसी ऐसे तरीके से, आजकल मीटिंग्स ऑनलाइन भी होती हैं, उस तरह से भी ज्वाइन कर लिया। जितने हाजरीन किसी तरीके से मीटिंग तक पहुंचे वो हैं 100%। उनमें से 75% ने अगर कह दिया कि नाम चेंज होगा तो नाम चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे स्पेशल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया हो, नोटिस में इंटेंशन बताई हो स्पेशल रेजोल्यूशन, और उस मीटिंग में आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो पर्सनली पहुंचे, चाहे प्रॉक्सी से पहुंचे, पोस्टल बैलेट से पहुंचे या वीडियो से पहुंचे, उनकी 3/4 मेजॉरिटी ने अगर उसको अप्रूव कर दिया तो ये रेजोल्यूशन कही जाएगी कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई है। लॉ में जितने भी बड़े एक्शंस हैं उनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। जी, अब अगला सवाल जिसका तसल्ली वाला जवाब आगे के चैप्टर्स में मिलेगा और फौरी जवाब अभी है। अगर किसी के पास वोटिंग पावर ज़्यादा है, मीटिंग में 100 लोग पहुंचे और मैं अकेला हूँ, मेरे पास 80% शेयर्स हैं और बाकियों के पास मिला के 20% है 99 के पास, तो सवाल ये है कि क्या तादाद गिनी जाएगी या वोटिंग पावर गिनी जाएगी? जवाब ये है कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 तरीके होते हैं वोटिंग के, एक को कहते हैं शो ऑफ हैंड और एक को कहते हैं पोलिंग। शो ऑफ हैंड में तादाद गिनी जाती है और पोल में या पोलिंग में वोटिंग पावर गिनी जाती है। वो हमने फिर पूरा पढ़ना है कि कब वो वाला तरीका होता है, कब वो वाला तरीका। जिस भी तरीके से वोटिंग हो, 75% अक्सरियत चाहिए। अगर तादाद गिनी जा रही है तो तादाद का 75%, और अगर वोटिंग पावर गिनी जा रही है तो वोटिंग। इसलिए मैंने यहाँ 75% लिख दिया, 3/4 अक्सरियत चाहिए। ये अब अगले चैप्टर में बताएंगे कि वो जो लोग आए हुए होते हैं उनकी अक्सरियत को गिनने का तरीका क्या होता है, इंसान गिने जाते हैं या वोट गिने जाते हैं। वो 2 अलग अलग मेथड्स हैं। बात समझ आई? कहानी शुरू हुई थी नाम के चेंज से। नाम को अगर आपने चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और उसके बाद रजिस्ट्रार को बता देंगे हाँ भाई हमने अपना नाम चेंज कर लिया। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दें, इजाज़त नहीं लेनी है। यहाँ पे तो इजाज़त वाले मामले हैं, डायरेक्ट आपको हुक्म देगा, डायरेक्शन देगा, आपने उसकी बात सुन के उतने अरसे में फॉलो करना है। उधर आपने अपनी पसंद से नाम चेंज किया, आपको लग रहा है कि हमें अपना नाम बदल लेना चाहिए, आपने नाम बदला और रजिस्ट्रार को सिंपली इन्फॉर्म कर दिया। जी, अगर मना होंगे
तो वो नाम अलाउ ही नहीं करेंगे। वो जब उन्हें बताएंगे तो वो कहेंगे कि जी आपने जो नाम रखा है तो खिलाफ वर्जी है। यानी नाम चेंज करते हुए भी आपने उन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करना है जो पहली दफ़ा नाम रखते हुए किए थे। और अगर आप उनको बताएंगे कि ये नाम और वो मना कर दें तो आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन बेकार हो जाएगी, क्योंकि किसी भी जगह SECP या रजिस्ट्रार सबसे ऊपर अथॉरिटी हैं। फिर जो कानून उन्होंने बनाया है एक्ट, वो एक्ट के नीचे आते हैं फिर ये सारी चीज़ें, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स। आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ लिख देता हूँ, आपकी कोई भी रेजोल्यूशन या आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ताबे होता है आपके आर्टिकल्स के। आप ऐसी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं अप्रूव कर सकते जो आर्टिकल्स के अगेंस्ट जा रहा हो। याद है आर्टिकल्स, डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन। आप अपने आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रहा हो। आप अपने मेमोरेंडम में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो आपके एक्ट के अगेंस्ट आ रहा हो। इसका मतलब सबसे भारी चीज़ क्या है? एक्ट, लॉ सबसे भारी है। आप मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, रेजोल्यूशन में, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा नहीं लिख सकते जो एक्ट के खिलाफ हो, और अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा? गलत होगा, वो नल एंड वॉइड होगा। ऐसी रेजोल्यूशन जो कानून के मुनाफी हो वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड है। वॉइड याद है? नकार है, किसी भी काम की नहीं। नल एंड वॉइड का मतलब है बिल्कुल आप उसको काउंट ही ना करें। बात समझ आई जी? एक कंपनी क्या दूसरे का नाम खरीद सकती है? अगर आप वो कंपनी खरीद रहे हैं तो फिर उसका नाम ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो नाम रखना है जो ऑलरेडी किसी कंपनी का है तो पहले वो वाली कंपनी को अपना नाम बदलना होगा, फिर अपना पिछला नाम रजिस्टर से हटवाना होगा, फिर आप वो नाम रखेंगे। मज़े की बात है कि कंपनी मर गई है, ख़त्म हो गई है, या कुछ और करना शुरू कर दिया है तो उसका नाम अवेलेबल नहीं हो जाता। अवेलेबल तब होता है जब आप अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करवाते हैं रजिस्टर से, याद है? वो एक पूरा प्रोसेस है जी। नाम का चेंज समझ आया? और बहाने बहाने से हमने स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन भी पढ़ ही डाली। ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें 21 दिन का नोटिस दिया जाए, जो आए हैं फिजिकल, प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट या वीडियो मोड से, किसी भी तरीके से आए हैं, उनकी 75% मेजॉरिटी अगर कह दे। ये जो 21 दिन पहले नोटिस देना ना, ये रूल छोटी कंपनियों में रिलैक्स हो सकता है। भाई ये कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, उसके मेंबर्स ही साथ हैं, सातों एक दिन खाने पे इकट्ठे हुए और बैठ के सोचे यार एक काम करते हैं, कंपनी का नाम बदल देते हैं। तूने कहा नहीं, नाम बदलने के लिए तो कम से कम 21 दिन पहले सारे मेंबर्स को नोटिस देना होगा। ये क्यों लॉ ने 21 दिन का टाइम रखा होगा? दूर तक बैठे हुए उनको पता लग जाए, हर बंदा अपना टाइम निकाल के सोच सके, सब तक बात पहुंचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। अगर कंपनी के 100% मेंबर्स सामने बैठे हैं और इन्होंने ही तय करना है कि हम कितने दिन का नोटिस दें, तो 21 दिन का रूल तोड़ा जा सकता है। इफ़ 100% ऑफ द मेंबर्स एग्री तो आप ये 21 दिन का रूल तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। क्या बात समझ आई? हो गया जी, नाम चेंज हो गया। अब नाम चेंज होने पे क्या होगा? रजिस्ट्रार को आपने बता दिया इस तरीके से या इस तरीके से। रेक्टिफिकेशन तसी थी और वॉलंटरी चेंज का मतलब है अपनी खुशी से नाम चेंज किया। आपने रजिस्ट्रार को बताया, उसने अपने पास रजिस्टर कर लिया, वो आपको देगा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है? पिछले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा था कि गयूर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड रजिस्टर हो गई है, और अब आप तो गयूर रहे नहीं, आप तो शकूर टेक्सटाइल हो गए। तो अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें लिखा होगा कि गयूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का नाम अब बदल के ये हो गया, उसको इस नाम से पुकारा जाएगा जो कि उस वक्त पैदा हुई थी। यानी ये नाम चेंज होने से कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस चीज़ को बताएगा कि अब इस कंपनी का नाम बदल चुका है। फिर बड़ा मज़ेदार काम होगा। कंपनी का नाम था गयूर टेक्सटाइल, नोटिस आया अदालत की तरफ से, उस वक्त तक कंपनी नाम बदल चुकी थी। नोटिस में लिखा है गयूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के जितने भी बेज़मीर डायरेक्टर्स हैं उनको अदालत बुला रही है। वो नोटिस देके उनका हासा निकल गया, क्योंकि वो तो गयूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के बेज़मीर डायरेक्टर्स की बात हो रही है और ये लोग तो शकूर टेक्सटाइल मिल्स के बाज़मीर डायरेक्टर्स हैं। तो लीगल नोटिस बेकार। ऐसा तो नहीं होगा जो ज़मीनें इन्होंने गयूर टेक्सटाइल के नाम से ख़रीदी होंगी, जो गाड़ियाँ गयूर टेक्सटाइल मिल्स के नाम से ख़रीदी होंगी, जो लीगल केसेस पुराने नाम पे चल रहे होंगे, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे?
नहीं, कानून ये कहता है कि आपके ओल्ड नेम पे चलने वाले जितने भी लीगल मामला थे वो ऑटोमेटिकली आपके न्यू नेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, नए नेम पे चलेंगे और नए नेम की ही मुताबिक सारी चीज़ें अब होना शुरू हो जाएंगी। तो कंपनी खुद से भी अपने डॉक्यूमेंट्स नए नाम पे ले आएगी, और जो नहीं भी ला सकेगी फॉर एनी रीज़न, ऑटोमेटिकली ये समझा जाएगा कि वो, फिर भी एक मसला तो और है, ये तो कानूनी तौर पे आपने अंदर खाते सेटिंग कर ली, आपका एक क्रेडिटर था, उसने आपसे 2 करोड़ लेने थे, आपने उसे महीने बाद का टाइम दिया हुआ था, उसको अपने गांव में पैसे की ज़रूरत पड़ गई, गांव वालों ने कहा भाई अब तुमने पैसे देने, उसने कहा मसला कोई नहीं, मैंने करोड़ रुपया लेना है गयू टेक्सटाइल से। वो ड्यू डेट पे आपके ऑफिस पहुंचा, करीम करा के वो आया था, करीम से जब उतरा उसने आपकी बिल्डिंग को देखा, उस पर नाम पढ़ा तो वहाँ लिखा था शकूर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, उसको वहीं हार्ट अटैक आया, क्योंकि नाम जो है वो शकूर टेक्सटाइल है। तो सबसे पहला गुमान क्या होगा एक नए बंदे को, भाग गई वो कंपनी, भाग गई, ये कोई और लोग आ गए हैं। तो पब्लिक को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इन्होंने रूल रखा है कि 90 दिन तक, 3 महीने तक, 90 दिन तक आपने नया पुराना नाम दोनों साथ साथ दिखाने हैं। तो कंपनी के बाहर बोर्ड पे लिखा होगा शकूर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड और नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा प्रीवियसली नोन एज गयूर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाम चेंज होने के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आप कहेंगे एक तो पुराने सारे लीगल केसेस नए नाम पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे, पुरानी तमाम कार्रवाइयाँ नए नाम पे चली जाएंगी, फिर आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा जिसमें ये सारी बात लिखी हुई होगी, और 90 दिन तक आप अपना नाम, पुराना नाम साथ साथ दिखाते रहेंगे ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाए। ये कंपनी का जो नाम है कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पे आता है, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स पे आता है। अगर कोई बंदा आपको कोई रसीद इशू करे, कोई कागज़ इशू करे, उस पर कंपनी का नाम ना लिखा हो तो वो बंदा पर्सनली लायबल हो सकता है। आप नीचे कॉलेज में जाएं और कॉलेज से कहेंगे जी ये पैसे पकड़े मुझे रसीद दे दें, रसीद ऐसी मिले जिस पर कॉलेज का नाम ना लिखा हो, तो उस बंदे ने जो किया वो जुर्म है, वो गलत है, उसको लेवल 1 पेनल्टी होगी। और अगर कल को आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो तो आप आके उस बंदे पर्सनल केस भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के नाम की रसीद थोड़ी थी। तो अगर कोई बंदा इदारे का नाम यूज़ ना करे, कंपनी का नाम यूज़ ना करे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स यूज़ करे जिस पे धोखा दिया जाए, कंपनी का नाम यूज़ किए बगैर उसके लेटर हेड चलाए, वो गलत है। तो कंपनी की जितनी भी लेटर हेड है, ये क्या चीज़ होती है लेटर हेड, जो एक लेटर पैड सा होता है जिसमें पेज बना हुआ है, उसके ऊपर नीचे कुछ चीज़ें आ रही होती हैं और दरमियान में आप मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, उस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह, आपकी चंद स्पेसिफिक चीज़ें जो है उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। डन। इंग्लिश देख लें जल्दी जल्दी से ताकि आज की जहमत तमाम हो आपकी। आज हमने टेस्ट के ऊपर काफ़ी टाइम लगाया लेकिन वो सवाल इस काबिल था। वैसे आप ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गए? पिछले पेपर का सबसे मुश्किल सवाल यही था, तो मुझे लगा कि वो बच्चे जिनको 2 हफ्ते हो गए सी लॉ पढ़ते हुए, थोड़ा सा ज़रा अभी से उन्हें एहसास हो जाए कि सी लॉ में जो है ना वो जंग किस लेवल की लड़नी है, और स्टिल उसमें से 3 नंबर लेना आसान था। Rectification of name. If wrong name selected by company, it may change name with the approval of registrar, and it shall change name within 30 days if registrar directs हो। registrar हुक्म दे तो 30 दिन में लाजमी चेंज करना है, और अगर आपको खुद से लगे तो may change name। उनको नहीं पता लगा गलती का, आपको पता लग गया, आप चाहें तो तस्हीह करवा लें, लेकिन अगर उन्हें पता लग गया और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया फिर shall change। रजिस्ट्रार जो है वो डायरेक्शन देने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। कंपनी को मैंने सीओ लिख दिया ताकि अल्फाज थोड़े से बच जाए। इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद अबव डायरेक्शन, रजिस्ट्रार कंपनी का नाम डिफरेंट कर सकता है। रजिस्ट्रार ने कंपनी से कहा आप ये नाम रखो, आप अपना नाम चेंज करो, आपका नाम ठीक नहीं है। आपने कहा अगर ना ही करेंगे तो क्या कर लोगे? वो रजिस्टर पकड़ेगा और अपनी पसंद से कोई नाम लिख देगा। पप्पू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अब आप जितना मर्जी परेशान होते रहे, ये क्या किया आपने हमारे नाम के साथ, वो कहेगा जी मैंने तो कहा था नाम चेंज करो, तुमने नाम चेंज ही नहीं किया, उस टाइम में मैंने जहन में जो नाम आ रहा था लिख दिया। तो ये बड़ा मजे का इंतकाम है कि अगर इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शन, रजिस्ट्रार में रजिस्टर कंपनी अंडर अ न्यू नेम सिलेक्टेड बाय हिम। अपनी पसंद से एक नाम कर देगा और उस नए नाम पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देगा और जुर्माना भी लगा देगा कि आपने नाम क्यों नहीं चेंज किया। चेंज फिर वॉलंटरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। दूसरा सादा चेंज ऑफ नेम, वॉलंटरी वाला, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और
रजिस्ट्रार की अप्रूवल। और अगर नाम पे जो एंड वाले वर्ड्स हैं प्राइवेट, एसएमसी प्राइवेट, ये अगर प्लस माइनस हो रहे हैं, इसकी अप्रूवल नहीं चाहिए होती, ये तो स्टेटस का चेंज होता है ना। अगर एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन रही है, पब्लिक से प्राइवेट, तो नाम के साथ ये वर्ड्स कम ज्यादा हो जाएंगे, ये नाम नहीं है, ये तो नाम के एंड पे वर्ड्स थे। तो गयूर टेक्सटाइल, अगर गयूर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड बन जाए तो ये स्टेटस का चेंज है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा होता है। इसका मतलब है कि इस चेंज को चेंज का नेम का चेंज नहीं माना जाएगा, स्टेटस का चेंज माना जाएगा। नाम क्या है? गयूर टेक्सटाइल। उसके एंड पे क्या आना चाहिए वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी वाली कंपनी है। पब्लिक है तो लिमिटेड लिख देंगे, प्राइवेट है तो उस तरह से लिख देंगे, तो जैसा भी होगा उस तरह से लिख देंगे। जब स्टेटस चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ये सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन स्टेटस चेंज होने का प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं, तो बचत हो गई। अदरवाइज उसमें भी इसी तरह के स्टेप्स होते हैं। देन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम, रजिस्ट्रार न्यू नेम एंटर कर देगा रजिस्टर पे, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा विच इज अल्टर टू मीट द सर्कमस्टांसेस, जिसमें सारी अमेंडमेंट आ रही होगी। कंटिन्यू टू मेंशन फॉर्मर नेम अलॉन्ग विद न्यू नेम आउटसाइड एवरी बिजनेस प्लेस एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ। नए सर्टिफिकेट से 90 दिन तक आप पुराना नाम भी दिखाते रहेंगे। चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। लीगल प्रोसीडिंग में बी कंटिन्यूड अगेंस्ट कंपनी इन न्यू नेम। ये बात समझ आ रही है? और वो जो छोटी सी हमने डिस्कशन की थी कि कंपनी का नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर तकरीबन तमाम कंपनी के बिजनेस प्लेस पे नजर आएगा, कॉन्स्पिशियस पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन होती है? वाजे। ऐसा ना हो कि वो बड़ी सी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हो तो साइड पे जो है वो एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ हो कंपनी के नाम का कि जी कंपनी लॉ ने कहा था कि कंपनी के ऑफिस के बाहर नजर आना चाहिए नाम, तो कंपनी के बाहर वाजे तरीके से नजर आना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी अपने पास रखनी होगी। लेटर हेड पे क्या आएगा? नेम, एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस अगर कोई है तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे आना चाहिए। वो ऑफिसर जो कि कंपनी का नाम नहीं दिखाएंगे उनको लेवल 1 पेनल्टी होगी, और वो ऑफिसर पर्सनली लायबल हो जाएंगे उन तमाम डेट्स के लिए जिसमें कोई ऐसा कागज़ उन्होंने इशू किया जिसपे कंपनी का नाम नहीं आ रहा था। डन हो गया? तो आज हम लोगों ने नेम से रिलेटेड डिस्कशन की एंड एक पुरानी डेफिनेशन जो हमारी अधूरी रह गई थी वो कवर किया। तो किताब, अब कौन सी किताब? ये वाली किताब। एक तो पेज 18 आप देखेंगे और फिर आपको शर्मिंदगी होगी कि लो सीलो में आ गए और सिर्फ एक सफ़ा, तो फिर आप पीछे जाएंगे पेज 6 पे स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है, आप वो देख लेंगे। डन? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल।